हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कि बायोएंट फोर्स का इफ़ेक्ट मोशन पे क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या होता है। जब कोई बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रेजेंस में मूव करती है और अगर हम वहाँ बायोएंसी ऑफ एयर को कंसिडर करें या फिर बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर है और वहाँ हम बायोएंसी का इफ़ेक्ट यूज़ करें तो उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें, अगर एक ग्रेविटी में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो लगेगा फोर्स वो mg का फोर्स लगेगा, ठीक है। उसका वेट, उसके वेट को हम क्या लिख सकते हैं, उस बॉडी की वॉल्यूम इनटू उस बॉडी की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी। याद रखिए, यहाँ रो का मतलब क्या है, यहाँ रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ बॉडी, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही फोर्स उसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर एक और भी फोर्स लगेगा अगर वो किसी फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या कोई भी और फ्लूइड हो। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट इट बी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है और ये देखिए, अब ये कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस फ्लूइड की डेंसिटी हम सिग्मा ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हमने मान लिया सिग्मा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर बायोएंट फोर्स भी लगेगा, करेक्ट। तो उस बायोएंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए। व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स होता क्या है, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है खुद अपने वॉल्यूम के वजह से, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ये बॉडी पूरी तरह से सबमर्ज्ड है उस फ्लूइड के अंदर, तो इसने अपने वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। तो V जो है वो हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिग्मा से। तो ये जो V इंटू सिग्मा हो गया, ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और हमें वेट निकालना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे G से। तो ये देखिए हमने बायोएंट फोर्स इस पे निकाल लिया, ठीक है। अब जो आपके बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो इसको इफ़ेक्टिवली एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसको हम G डैश लिखते हैं। हम इसको एपरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। इट इज़ एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। तो नेट फोर्स कितना हो गया बताइए। नेट फोर्स हो गया V इंटू सिग्मा इंटू जी, ये तो माइनस में जाएगा। नेट फोर्स हो गया, पहले जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है उसको लेते हैं, दैट इज़ V इंटू रो इंटू जी माइनस V इंटू सिग्मा इंटू जी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी, करेक्ट। अब आप गौर से देखिए, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा बताइए। अगर मैं इसमें V
रो और जी कॉमन ले लूँ तो विद इन ब्रैकेट्स मेरे पास बचेगा 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो, 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो होल डिवाइडेड बाई एम। v इंटू रो एम के बराबर है, v इंटू रो एम के बराबर है, तो v इंटू रो और एम कैंसिल हो जाएगा और आपको एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। कितनी मिलती है? 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो। तो जब भी किसी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी मूव कर रहा हो, जब किसी फ्लूइड के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी हो, एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी हो, या फ्लूइड के अंदर बॉडी किस एक्सेलरेशन से सिंक कर रहा है इसकी बात करनी हो, तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दैट्स द फॉर्मूला। ओके, अब आइए इसको प्रॉब्लम्स में किस तरह से यूज़ करते हैं, इस पर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दो केसेस की। केस ए, अब ये केस ए क्या है? केस ए के अंदर हमें दो बॉडीज दिए जाएंगे और इन दोनों बॉडीज two bodies of different material but same radius। ठीक है, सो सिंस आई हैव रिटन रेडियस, तो क्यों ना हम यहाँ पे स्फीयर कर दें। ठीक है, हम देखेंगे कि किसके ऊपर जो एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए आपके पास ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। ठीक है, इन दोनों का रेडियस देखिए सेम है, लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो एक की डेंसिटी है रो 1 और एक की डेंसिटी है रो 2। ठीक, से फॉर एग्जांपल रो 1 की वैल्यू रो 2 से ज़्यादा है। सही है, अब आइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एपरेंट वैल्यू कंपेयर करते हैं। तो बताइए जी डैश का भी हमने क्या फॉर्मूला किया था? जी इंटू 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो। करेक्ट, तो अब आप देखिए जी इंटू 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसको हमने डिस्कस कहाँ से किया था? इसको हमने निकाला कहाँ से था? हमने क्या किया था? हमने mg लिया था, mg में से अपथ्रस्ट को माइनस किया था और मास से डिवाइड किया था। तो क्यों ना हम इस के थ्रू इसको डिराइव करने की कोशिश करें, तो शायद हम ज़्यादा जल्दी कंक्लूजन पे पहुँच जाएं। सो कैन आई राइट दिस मच? ओके, नाउ दे आर ऑफ इक्वल रेडियस, दैट इज़ इक्वल वॉल्यूम, लेकिन इनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हैं। रो 1 की डेंसिटी ज़्यादा है, तो बताइए मास भी ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा? m1 का ज़्यादा होगा। सही है, तो अब बताइए किसका मास ज़्यादा है? m1 का मास ज़्यादा है। अगर m1 का मास ज़्यादा है तो m1 जो डिनोमिनेटर में है उसका ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? कम हो गया। और अगर ये टर्म कम हो गया तो उसके जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़्यादा आ जाएगी। आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी अभी क्या कहा? हमने कहा कि m1 का मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ये टर्म होगा कम, और ये टर्म कम होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म उसका हो जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो बताइए? जो डेंसर ऑब्जेक्ट होगा उसकी एपरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अधिक होगी। ठीक है, क्या कंक्लूजन मिला हमें? कि अगर दोनों बॉडी का रेडियस सेम है या वॉल्यूम सेम है, द body having more density will have greater g dash। ठीक है, अब आइए हम आते हैं केस बी पे। केस बी क्या कहता है?
केस भी कहता है कि वी हैव टू स्फीयर्स ऑफ equal mass but different materials। तो अब की बार हमारे पास, जैसे पिछले बार हमारा रेडियस और वॉल्यूम सेम था, इस बार हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमारे पास ऐसे दो स्फीयर हैं जिनका मास सेम है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इन दोनों स्फीयर का मास सेम है, ठीक है, ओके, इसको हम इधर लाते हैं, ठीक है। इन दोनों स्फीयर का मास सेम है, लेकिन डेंसिटीज अलग अलग हैं। इसकी डेंसिटी है ρ1, चलिए इसको इधर ही रखते हैं क्योंकि हमने ρ1 को ज़्यादा डेंसिटी वाला लिया था। किसी को भी ρ1 मांगिए, किसी को भी ρ2 मानिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो mass equal, m1 is equal to m2, let the density of the first body be ρ1 and second body be ρ2, ठीक है। मैंने क्यों उसको शिफ्ट किया, मैंने ये सोच के शिफ्ट किया कि हम ρ1 ज़्यादा डेंसिटी वाले को मान रहे हैं, ठीक है। तो ρ1 अगर हम ज़्यादा डेंसिटी वाले को मान रहे हैं तो सेम मास के लिए उसकी वॉल्यूम तो कम होगी ना फिर, तो उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने ρ1 को ज़्यादा डेंसिटी वाला बॉडी लिया है। नाउ ρ1 is greater than ρ2 as we have decided early, ρ1 is greater than ρ2, masses are equal। तो बताइए वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? बट नेचुरल है कि v1 की वॉल्यूम जो होगी वो कम होगी v2 के कंपैरिजन में। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा सेम मास के लिए, ठीक है। अब आइए फिर से एक बार हम g डैश को कैलकुलेट करते हैं। तो g डैश के लिए हम फिर से आ जाते हैं। तो g डैश की वैल्यू एक तो हमने g के टर्म्स में निकाली थी, उसको छोड़ दीजिए, उसको तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अभी केवल हमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लेंगे g माइनस बी बाई एम, जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले किया था। कैसे किया था बताइए? हमने लिखा था g डैश इक्वल टू एम जी माइनस अप थ्रस्ट होल डिवाइडेड बाई एम। अब ध्यान से सुनिए, ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एपरेंट वैल्यू। अब बताइए, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। b जिसका ज़्यादा होगा, किसका b ज़्यादा होगा? जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उस पे बायोएंट फोर्स ज़्यादा, यानी 2 पे बायोएंट फोर्स ज़्यादा, तो उसका ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिसकी देखिए मास दोनों का सेम है तो मास को तो तुलना करना ही नहीं है। जिसकी वॉल्यूम सेम है, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, मासेस आर सेम, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसका बायोएंट फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसी का वॉल्यूम तो सबमर्ज्ड है ना। तो क्या बताया था मैंने? बायोएंट फोर्स इक्वल टू जो वॉल्यूम इमर्स्ड है सॉलिड का इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई जी बताया था। तो जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसकी बायोएंट फोर्स ज़्यादा, उस पे बायोएंट फोर्स ज़्यादा, तो उसका जी डैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ρ2 वाले का जी डैश कम होगा। यानी अगेन आपको क्या पता चलता है? अगेन आपको यही पता चलता है कि जिस बॉडी के पास ज़्यादा डेंसिटी है, द बॉडी हैविंग मोर डेंसिटी विल हैव मोर जी डैश। तो दोनों ही केसेस में, चाहे इक्वल मास का केस हो चाहे इक्वल वॉल्यूम का केस हो, जिस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है ना, वो बॉडी ज़्यादा जी डैश एक्सपीरियंस करेगा। अब आइए एक छोटा सा एप्लीकेशन इसका कर लेते हैं एंड लेक्चर को फिर क्लोज करते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि भाई हमारे पास 2 बॉल्स हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं।
दोनों को एक ही होराइजन पे ले आते हैं। ओके, तो हमारे पास दो बॉल हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, टू बॉल्स हैव सेम मास, इन दोनों का मास सेम है। ये है आयरन का बॉल और ये है वुड का बॉल, ठीक है। और इन दोनों को हम इक्वल वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस के काफ़ी नज़दीक से हम इसको इक्वल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। सो वी आर थ्रोइंग देम विथ इक्वल वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। द क्वेश्चन इज, टू बॉल्स हैव सेम मास and are thrown at same velocity up in the air, ठीक है, which will go higher। इन दोनों में से ज़्यादा ऊपर कौन सा बॉडी जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आइए, सबसे पहले तो आप बताइए कि अगर हमने असेंट का फॉर्मूला यूज़ किया तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ज़ीरो होती है। फार्मूला हम लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें h की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। बट यहाँ पे हवा के अंदर ऐसा किया जा रहा है, तो बायोंसी ऑफ एयर को हम कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ जी डैश लिखेंगे। अब दोनों के लिए u सेम है तो जी डैश कंपेयर करना पड़ेगा। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जी डैश किसका ज़्यादा होगा, मास सेम का केस हो तो भी और वॉल्यूम सेम का केस हो तो भी, दोनों ही कंडीशन में ज़्यादा डेंसिटी वाले का जी डैश ज़्यादा होगा, ये बताया था आपको। बताइए इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ आयरन विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड, तो जी डैश आयरन पे जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑन वुड, और एच जो है वो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी डैश के। तो डेफिनेटली क्या होगा बताइए, एच जो होगा मैक्सिमम हाइट आयरन की, दैट विल बी लेसर कंपेयर टू दैट ऑफ वुड। इस तरह से आप बायोंसी को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो न्यूमेरिकली अगर कहीं हमें कैलकुलेट करना है, जहाँ कंपैरिजन करना है, वहाँ हम जाएंगे किस फार्मूले से, वहाँ हम जाएंगे इस फार्मूले से। कौन सा फार्मूला है ये, जी डैश इक्वल टू जी माइनस बी बाई एम। और जहाँ हमें न्यूमेरिकल यूज़ करना होगा वहाँ जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। जैसे एक उसका भी छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको फिर एंड करते हैं डिस्कशन को। So let's have one more question, very simple. Find the work done in raising a block of mass 2 kg having density 2000 kg per meter cube by 1 meter in water slowly. Now what is the meaning of slowly? It means without any acceleration. We are raising it very very slowly.
तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम ये क्वेश्चन लेते तो वर्क डन जो होता है वो कितना होता है बताइए, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है कि नहीं। जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तो हम कोई चेंज कर नहीं रहे, वी आर डूइंग इट वेरी स्लोली। और पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज़ आप कितना लिखते हैं बताइए, आप लिखते एम जी इंटू जितने हाइट से उसको उठाया गया। बट यहाँ आप जी नहीं लिखेंगे बिकॉज ये काम किसके अंदर किया जा रहा है, ये पानी के अंदर किया जा रहा है। तो पानी के अंदर किया जा रहा है तो हमें अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी लिखना होगा। तो अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी कितना लिखेंगे बताइए, इट इज़ ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी, ट्रू वैल्यू ऑफ जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एच। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा, मास इज़ 2 kg, जी इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ 1000, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, सॉलिड की 2000 दी हुई है, हाइट हमने 1 मीटर रेज किया, एम जी डैश एच। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, इट्स 20 इंटू हाफ, दैट्स 10 न्यूटन। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम इसका निकालते तो 20 मीटर हमारा आंसर आता है, सॉरी 20 न्यूटन नहीं होगा, ये 20 जूल होगा, आई एम सॉरी 10 जूल इज़ द आंसर। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 20 जूल आता है। तो इस तरह से हम बायोएनसी को यूज़ करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर या फिर मैकेनिक्स के अंदर, अगर हमारा जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ बायोवेंट फोर्स को भी झेल रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।